अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। वकील साहब, आपकी थ्योरी 100% गलत है, साइका ने वकील इस्तगासा की आंखों में देखते हुए कहा। पहली बात तो ये कि हारिस ने नायब को तलाक देने के बाद मुझसे शादी नहीं की थी। नायाब और मेरी शादी के दरमियान 6 साल का एक तवील अरसा हाइल है, यानी हारिस ने आज से 11 साल पहले नायब को अपनी ज़िंदगी से खारिज कर दिया था, जबकि शकीला महज 9 साल की थी। हारिस और नायब की शादी की नाकामी के क्या असबाब थे, मैं इस तफसील में जाना पसंद नहीं करती और ये गैर ज़रूरी भी होगा। लिहाजा नायब की तलाक के साथ मेरी ज़िंदगी को नथी करना इंतहाई नामुनासिब होगा। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक आसूदा सांस खारिज की, फिर अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए बोली। दूसरी बात यह है कि नायब की तलाक हुई तो इस वक्त वो एक बेबस और कमज़ोर औरत थी, इसीलिए इसे और इसकी बेटी को बेपनाह तकालीफ उठाना पड़ी। लेकिन मैं मजबूर और लाचार औरत नहीं हूँ जो नायब के हशर के बारे में सोच सोच कर खौफजदा होती रहूँ। मैं अपने मरहूम शौहर के बिजनेस में पार्टनर की हैसियत की हामिल हूँ। अगर हारिस मुझे छोड़कर किसी अनीला मुराद से शादी कर भी लेता तो मैं किसी भी सूरत में सड़क पर नहीं आ सकती थी। अगर हारिस फूड्स का कानूनी बंटवारा होता तो मेरे हिस्से में इतनी रकम ज़रूर आती जिससे मैं अपना ज़ाती बिजनेस शुरू कर सकती थी। आपने अभी हारिस की अनीला मुराद से शादी और मेरे दरबदर खाकिस्तर होने के हवाले से जो फ़लसफ़ा बयान किया है, इसकी कोई हैसियत है और ना ही कोई अहमियत। लेकिन इंसानी फितरत और नफ्सियात की हैसियत और अहमियत हमेशा दायम रहती है। वकील इस्तगासा ने चुपते हुए लहजे में कहा। फ़लसफ़ा अगर किसी मकाम पर ठहर भी जाए तो ये दोनों अपना सफ़र जारी सारी रखते हैं। साइका ने उलझन ज़दा नज़र से वकील इस्तगासा की तरफ देखा और कहा, वकील साहब, आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं? ये भी तो ऐन मुमकिन है कि आपने बिजनेस के बंटवारे पर किनात करने को काफ़ी न जाना हो। वकील इस्तगासा ने तुर्श लहजे में कहा, लालच और हिरस हर इंसान की फितरत में मौजूद हैं और जज्बात की तस्कीन इंसानी नफ्सियात का तकाज़ाए अव्वलीन माना जाता है। मकतूल आपको नज़रअंदाज कर कर किसी दूसरी औरत को अपनाने वाला था, यह आपके अना पर एक कारी ज़र्ब थी, बल्कि आपकी ज़ात पर एक खूंखार हमला था। मकतूल के इस फैसले ने आपके असाब को झंझोड़ डाला था, जिसके नतीजे में आपके दिलो दिमाग में इंतकाम की आग जल उठी थी। इन्हीं मुंतकम जज्बात से मगलूब होकर वक़्वा के रोज़ आपने अपने शौहर को टेरिस से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। इस अमल से आपको दोहरा फ़ायदा हुआ। एक तरफ आपने अपनी देरीना हरीफ अनीला मुराद के अज़ाइम को मट्टी में मिला दिया और दूसरी जानिब आपने हारिस फूड्स के मुकम्मल बिजनेस पर कब्जा जमाने का ख्वाब देख लिया। मैं ख्वाब का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उसने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ किया, फिर इन अल्फाज में इजाफा कर दिया कि आपका यह ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। आप इस अदालत से अपने जुर्म की सज़ा पाकर सीधी जेल जाएंगी और बाकी की उम्र वहीं पर गुजारेंगी। मैं आपकी सोच पर कोई पहरा नहीं बिठा सकती, साइका ने कड़वे लहजे में कहा। आप मेरे बारे में अपनी मर्जी के अंदाजे कायम कर सकते हैं। मैं 100% मुतमईन हूँ कि इस केस का फैसला आपने नहीं, मोअज़्ज़िज़ अदालत ने करना है और मुझे अदालत पर पूरा पूरा एतमाद है। साइका के इस लताड़ बरदार जवाब पर वकील इस्तगासा खिजिल सा होकर रह गया। उसने अपनी जिरह के दौरान में साइका के लिए कई बार आप और तुम का सीगा बदला था, लेकिन साइका ने बड़ी बहादुरी और तहम्मुल के साथ उसके कड़वे और कसीले सवालात का सामना किया था और किसी भी मरहले पर उसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात नज़र नहीं आए थे। साइका ने अभी तक जितना जितना पिया था वो जहर बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में उसने आखिर में वकील इस्तगासा पर उंडेल दिया था। वकील इस्तगासा ने जज की तरफ देखते हुए कहा, मुझे मुल्ज़िमा से और कुछ नहीं पूछना जनाबे आली। अपनी बारी पर मैंने साइका से नहायत ही मुख्तसर मगर कारआमद जिरह की। मैं एक्यूज बॉक्स के नज़दीक पहुंचा और ठहरे हुए लहजे में पूछा, साइका जी, आपने अपने बयान में और इस केस के फाइल होने से लगभग 2 माह पहले मेरे ऑफिस में आकर अपने शौहर के जिस ज़हनी आर्ज़े का जिक्र किया था, इससे मुतासिर होने वाले अफराद में आपके अलावा भी चंद लोग शामिल हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा? आप दुरुस्त फरमा रहे हैं वकील साहब, इसने असबात में जवाब दिया।
ये सच है कि हारिस का टारगेट मैं ही बनती थी, क्योंकि मैं ही उसके सबसे ज़्यादा करीब थी। बहरहाल कुछ और लोग भी हारिस के बदतमीज़ाना रवैयों का शिकार हुए थे, जैसा कि काजी करीम, मुख्तार अली और अजीम अहमद। मैंने तस्दीक तलब अंदाज में उसकी तरफ देखा। जी बिल्कुल, वो ठोस अंदाज में बोली। काजी करीम हारिस फूड्स के मैनेजर हैं, मुख्तार अली कार पार्किंग के मामला देखने वाला एक गरीब इंसान है और अजीम अहमद का ताल्लुक एक निजी बैंक से है। काजी करीम हारिस का ज़ाती मुलाजिम था, लिहाजा वो हारिस की तुर्श और तल्ख बातों को खामोशी से बर्दाश्त कर लेता था। बाकी जहाँ तक मुख्तार अली और अजीम अहमद का ताल्लुक है, तो इनके साथ हारिस की अच्छी खासी मुमारी हुई थी, बल्कि मुख्तार अली के हवाले से तो मामला बाकायदा दस्तो गिरफ्तार तक जा पहुंचा था। काजी करीम तो खैर अब भी आपके साथ खड़ा है, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। मैंने बाकी दो अफराद मुख्तार अली और अजीम को भी लाइन अप कर रखा है, ताकि इन्हें सफाई के गवाहों के तौर पर पेश करके अदालत के सामने मरहूम हारिस की इस ज़हनी कैफियत की तस्दीक की जाए जो इसकी हादसाती मौत का सबब बनी। जी ज़रूर, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोली। इस जेल में अगर मज़ीद मुतासरीन की ज़रूरत पेश आई तो मैं बासानी इंतज़ाम कर दूंगी। हारिस के हाथों बेइज्जत होने वाले अफराद की कोई कमी नहीं वकील साहब। मैं कमरा अदालत में ज़्यादा भीड़ भाड़ का कायल नहीं हूँ सायका जी, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। गैर ज़रूरी गवाहों का झमघुटा लगाना मुनासिब नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि मुतज़क्करा बाला 3 अफराद की गवाही से काम चल जाएगा और हो सकता है इनकी ज़रूरत भी पेश न आए। मरहूम हारिस की जहनी बीमारी से मुतासिर होने वाले सबसे अहम गवाह तो आप खुद हैं। जी बिल्कुल, बेशक, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। मैनेजर, अब ये बात ढकी छुपी नहीं रही कि आपने अपने मैनेजर काजी करीम के जरिए कैमरामैन इरफान लोधी की मदद से मरहूम हारिस की जासूसी कराई थी और ये मालूम करने में कामयाब हो गई थी कि आपका मरहूम शौहर माह अक्टूबर में एक मॉडल अदाकारा अनीला मुराद उर्फ पिंकी से पेरिस में शादी करने वाला है। मैंने मुतहम्मिल अंदाज में इस्तफसार किया। इन खतरनाक मालूमात के हुसूल के बाद आपने हारिस से बात की थी? पहले तो मैं ये वजाहत करूंगी कि मुझे हासिल होने वाली मालूमात सिर्फ यहाँ तक ही महदूद नहीं थी कि हारिस किसी छमक छल्लों से शादी करने जा रहा था, उसने मजबूत लहजे में जवाब दिया, बल्कि मैंने यहाँ तक पता चला लिया था कि इन दोनों के बीच कमोबेश 1 साल से रब्त ज़ब्त चला आ रहा था और इस दौरान में हारिस ने इस नौटंकी पिंकी के कई एक प्रोजेक्ट्स में अच्छा खासा पैसा भी लगा दिया था और ये तमाम कीमती मालूमात आपने कैमरामैन इरफान लोधी के तवज्जुह से हासिल की थी। मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा, जो इस वक्त मुखालिफ टीम में जा बैठा है। बिकाऊ माल की कोई टीम नहीं होती वकील साहब, वो तुर्श लहजे में बोली। काजी करीम ने इस कैमरामैन की मुट्ठी गर्म की थी, जिसके नतीजे में उसने हमारे लिए काम किया और हमें मुसद्दका इतलात फराहम कर दी। मुझे इस कैमरामैन से कोई शिकवा नहीं है, वो हमसे मजीद माल नहीं कमा सकता था, इसलिए वो मेरे दुश्मनों की गोद में जा बैठा और जाहिर है ये काम इसने फी सबीलिल्लाह तो किया नहीं होगा। मफाद परस्त इंसान फ़ायदा का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। और ये भी तो हो सकता है, मैंने सायका की आंखों में देखते हुए कहा। कैमरामैन इरफान ने अपनी गलती का कफ़ारा अदा करने के लिए मुखालिफ पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली हो। अनीला मुराद और इरफान लोधी एक ही फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। हम यूँ भी कह सकते हैं कि अगर इरफान लोधी एक मछली है तो मैडम पिंकी किसी खतरनाक टहंग से कम नहीं है। और ये भी एक हकीकत है कि एक ही तालाब में रहते हुए कोई मछली किसी से बैर नहीं रख सकती। आप पिंकी के लिए मगरमच्छ नहीं मगरमछली का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा मुनासिब होगा, वो मायना ख़ेज़ अंदाज में बोली। वो एक मुल्ज़िमा की हैसियत से इस वक्त मुल्ज़िमों वाले कटहरे में खड़ी थी। इस पर अपने शौहर हारिस के कत्ल का इल्ज़ाम था, लेकिन इन संगीन हालात में भी इसकी शगुफ्ता बयानी में कोई फ़र्क नहीं आया था। इससे यही साबित होता था कि वो मजबूत आसाब की मालिक थी। आपने लफ्ज़ मगरमछली का खूब इस्तेमाल किया है, मैंने तौसीफ़ी अंदाज में कहा। फिर पूछा, आपने मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि इरफान लोधी से हासिल होने वाली सनसनीखेज़ मालूमात की रोशनी में आपने अपने मरहूम शौहर से कोई बात की थी या नहीं। वक़ुआ के रोज़ मैं हारिस से इस टॉपिक पर बात करने वाली थी, वो वज़ाहत करते हुए बोली। इस हवाले से मैंने अपना ज़हन बना लिया था। हम दोनों टेरेस पर बैठे दोपहर की चाय पी रहे थे। वो छुट्टी का दिन था, इसलिए हारिस ऑफिस नहीं गया था, बल्कि हफ्ता 14 अगस्त और इतवार 15 अगस्त की 2 छुट्टियां एक साथ पड़ गई थी।
मैंने चाय पीने के दौरान में हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू शुरू कर दी थी। हारिस, कल का दिन तुम्हारे लिए खासा टफ साबित होगा, मैंने सादा से लहजे में कहा। आम दिनों की बनिस्बत मसरूफियात बहुत ज़्यादा होगी। पीर का दिन तो वैसे भी बेपनाह मसरूफ गुजरता है, उसने जवाबन कहा। और कल वाले मंडे के पीछे तो 2 छुट्टियों का दबाव है। मैं डायरेक्ट हारिस के सामने अनीला मुराद का नाम नहीं लेना चाहती थी, मुबादा वो भड़क उठे। मैं इसकी ज़हनी कैफियत से बखूबी आगाह थी। वो बाज़ औक़ात मेरी रोज़मर्रा की किसी बात पर भी चिरागपा हो जाया करता था, फिर इसे कुछ होश नहीं रहता था कि वो क्या कह रहा है और क्या कर रहा है। यूँ महसूस होता था जैसे इन लम्हात में वो अपना दिमागी तवाज़न खो बैठता हो। इस ख़तरनाक सिचुएशन से महफूज रहने के लिए मैं बसत एहतियात एक एक कदम आगे बढ़ रही थी। मैंने नहायत ही मोतदिल अंदाज में पूछा, हारिस, तुम्हारा यूरोप का बिजनेस टूर बड़ी अहमियत का हामिल है। अगस्त आधा गुजर गया, बस बीच में सितंबर का महीना ही है। अक्टूबर में तो तुम रवाना हो जाओगे। इस सिलसिले में तमाम तैयारियां तो मुकम्मल हैं ना? हाँ, मैंने जर्मनी में मौजूद अपने दोस्त ज़ीशान बुखारी को टूर की तफसीलात से आगाह कर दिया है। वो अरसा 25 साल से जर्मनी में मुकीम है। वो वहाँ बर्लिन में अपना एक शानदार होटल चलाता है। हारिस ने मेरे इस्तफसार के जवाब में बताया, मैं सीधा ज़ीशान के पास ही जाऊँगा। वही मुझे बेल्जियम, नीदरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ले जाएगा। इस दौरान में परफ्यूम इंडस्ट्री के मुताल्लिका अफराद से कारोबारी मीटिंग भी होंगी और सैर व तफरीह का सिलसिला भी जारी रहेगा। काश, मैंने हसरत भरे अंदाज में कहा, इस बिजनेस ट्रिप पर मैं भी तुम्हारे साथ होती। मुझे यूरोपीय ममालिक देखने का बहुत शौक है। वो चंद लम्हात तक टटोलती हुई नज़र से मुझे देखता रहा, जैसे ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा हो कि इस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। फिर वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला, इस टूर में तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जा रहा, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हें अमेरिका और कनाडा घुमाने लेकर जाऊंगा, या फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। जो बात यूरोप में है वो अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भला कहाँ? मैंने किसी जिद्दी बच्चे के मानिंद मचल कर कहा। मैंने पेरिस हाई नाइट की बहुत कहानियाँ सुन रखी हैं। जो लोग फ्रांस गए हैं वो बताते हैं कि जिसने पेरिस नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। पेरिस की रंगीनियाँ और संगीनियाँ इंसान के दिलो दिमाग को इस तरह अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं कि इसके सोचने समझने की सलाहियत मफकूद होकर रह जाती है। वो किसी तन्वीमी कैफियत के ज़ेर असर हर लम्हा खुद को जवान और पुरजोश समझने लगता है, और जवानों जैसी पुरजोश खरमस्तियाँ उसकी नस नस में अंगड़ाइयाँ लेने लगती हैं। वो यकसर इस हकीकत को फरामोश कर बैठता है कि वो इस वक्त उम्र के किस हिस्से में है और इस पर कौन कौन सी घरेलू जिम्मेदारियां आयद होती हैं। कहते हैं पेरिस के माहौल और फिजा में इतना हुस्न और शबाब हरकत करता दिखाई देता है कि मुर्दे भी सांस लेने पर मजबूर हो जाते हैं, और साटे पाटे शादीशुदा मर्दों को भी हरी हरी सूझने लगती है। मैंने इशारे किनायों में अपना मुद्दा बयान कर दिया था। उसने पूरी तवज्जो से मुझे सुना और मेरी बात के इख्तिताम पर उसका चेहरा मुतगय्यर हो गया। उसकी आंखों में मुझे ज़लज़ले के आसार नज़र आए। ये तफसील मैंने अपनी टायर्स के तौर पर बयान की थी। इसके बाद मैं डायरेक्ट हारिस से पूछने वाली थी कि क्या वो पेरिस जाकर अनीला मुराद किसी मॉडल से शादी करने का इरादा रखता है, लेकिन मेरे सर्व किए गए एपिटाइज़र ही से उसका पेट भर गया। मेन कोर्स बाकायदा खाने की नौबत ही नहीं आई। आपने बताया है कि पेरिस के तफसीली जिक्र पर हारिस के चेहरे के तासुरात बदल गए थे। मैंने किता कलामी करते हुए पूछा, आपकी बात के रद्द-ए-अमल के तौर पर मरहूम ने ऐसा क्या किया? क्या आप इससे वो सवाल न कर सकी जिसका इरादा करके आप वहाँ बैठी थीं? हारिस ने मुझसे कहा। एक मिनट, सायका ने मोतदिल अंदाज में जवाब दिया। मुझे 1 मिनट रुकने का कहने के बाद हारिस कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और फिर तेज़ तेज़ कदमों से चलते हुए टेरिस की रेलिंग की जानिब बढ़ गया था। इन लम्हात में मेरे सानो गुमान में भी नहीं था कि आइंदा चंद सेकंड में वहाँ कौन सा सानेहा पेश आने वाला है। मैं यकटुक हारिस को देखती चली गई। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहने लगी। हारिस टेरिस की रेलिंग के नज़दीक पहुंचकर रुका, फिर झुककर नीचे देखने लगा। इसका अंदाज ऐसा ही था जैसे वो नीचे खड़े किसी शख्स को या नीचे पड़ी किसी चीज़ को देख रहा हो, मगर इसका झुकाव खतरनाक हद तक ज़्यादा था। अगर वो मज़ीद 1 इंच भी आगे झुक जाता तो मैं इससे आगे कुछ न सोच सकी और एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। फिर मैंने रेलिंग की सिमत बढ़ते हुए इसे पुकारा,
لیکن میری پکار حارث کی سماعت تک رسائی حاصل نہ کر سکی۔ جب تک میں اس کے نزدیک پہنچتی وہ اپنی ہی دھن میں کئی انچ مزید آگے جھک چکا تھا۔ اس کے بعد وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ سائقہ نے اپنی بات مکمل کی تو میں جج کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا، جناب عالی، اس کیس کی ملزمہ اور اپنی موکلہ سے مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ یور آنر، وکیل استغاثہ نے بآواز بلند کہا، اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو میں ملزمہ سے ایک ٹیکنیکل سوال کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل اس سوال کا تعلق میڈیکل کی دنیا سے ہے۔ جج نے وکیل استغاثہ کو اجازت دے دی۔ میں ایکیوز باکس سے تھوڑے فاصلے پر چلا گیا۔ وکیل استغاثہ نے سائقہ کے نزدیک پہنچ کر بڑے اعتماد کے ساتھ استفسار کیا، آپ معزز عدالت کو کہیں یہ باور کرانے کی کوشش تو نہیں کر رہی ہو کہ مقتول حارث اسپلٹ پرسنالٹی کا شکار تھا؟ مطلب وہ ڈوئل پرسنالٹی کا حامل تھا۔ دوہری شخصیت اور تقسیم شخصیت دو الگ معاملات ہیں وکیل صاحب۔ سائقہ نے وکیل مخالف کو آڑے ہاتھوں لیا، آپ نے اس میڈیکل ٹرمینالوجی کو محض رٹا ہوا ہے یا ان کے بارے میں کچھ جانتے بھی ہیں؟ فرض کر لیں کہ میں نہیں جانتا، وکیل استغاثہ نے ماندانہ لہجے میں کہا، تم ہی وضاحت کر دو۔ میں فرض نہیں کر رہی بلکہ مجھے یقین ہے کہ آپ ان دونوں معاملات کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ سائقہ نے اس کی طبیعت کو کاسٹک سوڈے سے دھوتے ہوئے کہا، پھر بھی فار دا گاڈ سیک آف آر آرگومنٹ میں بتاتی چلوں کہ میرے مرحوم شوہر حارث ڈوئل پرسنالٹی کا شکار تھا اور نہ ہی اسپلٹ پرسنالٹی کا۔ یہ خالصتاً اس کا کوئی نفسیاتی مرض تھا۔ کاش! لمحاتی توقف کر کے اس نے طنز بھری سنجیدہ نگاہ وکیل استغاثہ پر ڈالی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، کاش اس سانحے سے پہلے میری آپ ایسے قابل اور ہوشیار وکیل کم ڈاکٹر سے ملاقات ہو گئی ہوتی، میں حارث کا علاج آپ ہی سے کرواتی، قسم سے۔ سائقہ کی اس میٹھی جھاڑ پر وکیل استغاثہ تل ملا کر رہ گیا، تاہم جواباً اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے چند روز بعد کی تاریخ دے دی۔ اس کیس کو عدالت میں لگے اب 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا تھا۔ ماہ نومبر کا آغاز ہو چکا تھا، دن معتدل اور رات قدرے خنک ہو جاتی تھی۔ اس پیشی پر استغاثہ کے گواہوں کو عدالت میں پیش کیا جانے والا تھا۔ قبل اس کے کہ پہلا گواہ وٹنس باکس تک رسائی حاصل کرتا، میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے مؤدبانہ انداز میں کہا، جناب عالی، میں اس کیس کے انکوائری آفیسر سے چند اہم سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ ان سوالات کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ استغاثہ کے پہلے گواہ سے پہلے انہیں پوچھ لیا جائے۔ میری یہ درخواست خاصی معنی خیز اور پراسرار تھی۔ میں اپنے ذرائع استعمال کر کے یہ معلوم کر چکا تھا کہ استغاثہ کی جانب سے سب سے پہلے آئی وٹنس مرتضیٰ حسین کو گواہی کے لیے پیش کیا جائے گا۔ میں نے ابھی جج سے جو فرمائش کی تھی اس کا تعلق براہ راست عینی شاہد کی ذات سے تھا۔ جج نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ کسی بھی کیس میں تفتیشی افسر کی حیثیت استغاثہ کے ایک گواہ ایسی ہوتی ہے اور اسی لیے ہر پیشی پر اسے عدالت میں حاضر رہنا پڑتا ہے۔ جج کے حکم پر اس کیس کا آئی.او. وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا نام سلیم باجوہ تھا۔ عہدے کے اعتبار سے وہ ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر تھا۔ باجوہ صاحب، میں نے باوردی ASI کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا، وقوعہ کے روز اس سانحے کی اطلاع آپ کو کس نے دی تھی؟ وہ ایکیوز باکس میں کھڑی سائقہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بڑے اعتماد سے بولا، مقتول کی بیوی اور اس کیس کی ملزمہ سائقہ نے۔ کتنے بجے؟ پولیس کے روزنامچے کے مطابق ملزمہ نے وقوعہ کی شام 6:26 پر فون کر کے اس واقعے کی اطلاع دی تھی، اس نے جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، اور آپ جائے وقوعہ پر کتنے بجے پہنچے تھے؟ کم و بیش 7 بجے۔ جب آپ وقوعہ پر پہنچے تو مرحوم حارث اس جہان فانی سے کوچ کر چکا تھا، ہے نا؟ جی بالکل، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اتنی بلندی سے سر کے بل پختہ فرش پر گرنے کے باعث مقتول کی کھوپڑی بری طرح چٹک گئی تھی۔ علاوہ ازیں اس کی ریڑھ کی ہڈی کے بالائی موہروں کو بھی شدید نقصان پہنچا تھا، جس کے نتیجے میں اس کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی مقتول کی موت کا وقت شام 6 اور 7 بجے کے درمیان ہی لکھا ہوا ہے۔ آئی.او. سلیم باجوہ کی عمر 40 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ وہ گندمی رنگت کا مالک ایک دبلا پتلا اور دراز قامت شخص تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں پر دھوپ کا چشمہ لگا رکھا تھا، جو کہ ایک عجیب سی بات تھی، کیونکہ کمرہ عدالت میں سن گلاسز کی ضرورت بہرحال دکھائی نہیں دیتی تھی۔ میں نے ابھی تک آئی.او. سے کوئی اہم سوال نہیں کیا تھا۔ آپ اس سیشن کو میری وارم اپ نیٹ پریکٹس سمجھ لیں، اور اگر آپ کو کرکٹ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ میں نے ان سوالات کے ذریعے
आईओ को मैरिनेट कर दिया था। छांव वाली खुशगवार मकाम पर सन ग्लासेस के इस्तेमाल की मिस्ट्री को खोलना भी ज़रूरी था। लिहाजा मैंने आईओ की आंखों पर मौजूद धूप वाले चश्मे की जानिब इशारा करते हुए पूछा, बाजवा साहब, अदालत के कमरे में इस सियाह चश्मे के इस्तेमाल का क्या राज है? राज कोई नहीं वकील साहब, वो सादा से लहजे में बोला, आप इसे मेरी मजबूरी समझ लें। कैसी मजबूरी बाजवा साहब? आशुभी चश्म का मामला है, उसने बताया। ओह अच्छा, मैंने गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, फिर शरारत भरे अंदाज में पूछ लिया, वकुआ के रोज तो आपकी आंखें बिल्कुल ठीक थी ना? क्योंकि अब मैं आपसे जो कुछ पूछने वाला हूँ उसका ताल्लुक बराह रास्त आपकी आंखों और इनकी बीनाई से है। नहीं जनाब, तब तो मेरी दोनों आंखें एकदम सेहतमंद थी, वो वजाहत करते हुए बोला। ये पिछले 2 दिन से दुख रही हैं। हालांकि गुज़िश्ता पेशी पर आपने देखा होगा मेरी आंखें ठीक ठाक थीं। मैंने उसकी सराहत को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया और गहरी संजीदगी से सवाल किया, अपनी मौत के वक्त मरहूम हारिस के बदन पर कौन सा लिबास था? सफ़ेद रंग का कुर्ता पजामा, उसने बेसाख्ता जवाब दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा खून बह जाने के बायस कुर्ते के बाज़ हिस्से सुर्ख हो गए थे। और मुलजिमा ने इस वक्त क्या पहन रखा था? फूलदार सुर्ख कमीज और सफ़ेद शलवार। आईओ ने मजबूत लहजे में जवाब दिया। दैट्स ऑल योर ऑनर, मैंने बाआवाज़ बुलंद कहा। आईओ ने मेरे सवालात के जवाब में शम्मा भर भी दरोगोई नहीं की थी। वकुआ के रोज़ मेरी मौक्किला और उसके शौहर ने वही लिबास ज़ेब तन कर रखे थे जिनका जिक्र आईओ सलीम बाजवा ने किया था। मेरी इस तफ्तीशी अफसर से उसने इस्तगासा को बेचैन कर दिया था, लेकिन मुझे इसकी बेकरारी की कतन कोई परवाह नहीं थी। इसका जहन वहाँ तक रसाई हासिल नहीं कर सकता था जहाँ पर मैंने चलते फिरते काम लगा दिया था। मुर्तज़ा हुसैन की उम्र 35 से 40 साल के दरमियान रही होगी। वो आमची शक्ल सूरत का मालिक एक तनुमंद शख्स था। उसने सच बोलने का हलफ उठाने के बाद अपना पहला बयान रिकॉर्ड करवाया तो वकील इस्तगासा जिरह के लिए उसके नज़दीक पहुंच गया। मुर्तज़ा हुसैन, वकील इस्तगासा ने मुल्ज़िमा की जानिब इशारा करते हुए अपने गवाह से पूछा, क्या तुम इस औरत को जानते हो? वकील इस्तगासा का सवाल 4 गिरा से ज़्यादा का नहीं था, मगर जवाब में आई विटनेस पूरा थान खोल कर बैठ गया। बिल्कुल जानता हूँ जनाब, उसने पुरवसूख अंदाज में बताया। यह हमारे सामने वाले बंगले में रहती है और बहुत ही मगरूर और गुस्से वाली औरत है। इसी ने अपने खामिद को टेरिस से धक्का देकर नीचे गिराया था। मैं इस वक्त अपने बंगले की छत पर मौजूद था। मैंने अपनी आंखों से वो मंजर देखा था। सेठ हारिस टेरिस की रेलिंग पकड़े खड़ा था। यह औरत पीछे से आई और सेठ हारिस को धक्का देकर नीचे फेंक दिया। इस चालबाज औरत ने यह खतरनाक काम इतनी खामोशी और महारत से अंजाम दिया कि इसके शौहर को मुतलक खबर न हुई और इसी बेखबरी में वो बेचारा मौत के मुंह में चला गया। आह! वकील इस्तगासा ने फातिहाना अंदाज में मेरी तरफ देखा और कंधे उचकाते हुए तंज़िया अंदाज में बोला, योर विटनेस प्लीज़। मैं जज की इजाज़त हासिल करने के बाद विटनेस बॉक्स के नज़दीक चला गया और इस्तगासा के गवाह की आंखों में देखते हुए बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में सवाल किया, आपने? वकील इस्तगासा को जवाब देते हुए 2 या 3 मरतबा हमारे सामने वाले बंगले के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं या फिर अपने बंगले के अल्फाज, जिससे यही तासुर मिलता है कि आप मज़कूरा बंगले के मालिक हैं। क्या मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताना पसंद फरमाएंगे कि आपका बंगला कितने मुरब्बा गज पर तामीर शुदा है? ये बंगला आपने खुद बनवाया था या बना बनाया या ख़रीदा था? इस वक्त मज़कूरा बंगले की मार्केट वैल्यू क्या होगी? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, वकील इस्तगासा मेरे पहले ही वार से चीख उठा। मेरे फाजिल दोस्त इस्तगासा के गवाह को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें ऐसी कोशिश से बाज रहने की तलकीन की जाए। इस केस के चालान में एनी गवाह के बारे में भी तफसील दर्ज है, जिसमें बताया गया है कि एनी शाहिद मुल्जिमा और मकतूल के सामने वाले बंगले में एक मुलाजिम की हैसियत से काम करता है। लगता है कि वकील मौसूफ ने चालान का तवज्जो से मुतालिया नहीं किया। अपनी बात के इख्तिताम पर उसने मुझ पर चोट की थी। मैंने इसके वार को जूते की नोक पर मारते हुए ठोस अंदाज में कहा, अगर मैंने इस केस के चालान और इस्तगासा की रिपोर्ट को घोल कर न पी लिया होता तो इस वक्त इस्तगासा के सामने कदम जमा कर न खड़ा होता। बाकी जहाँ तक बंगले के हवाले से मेरे सवालात का ताल्लुक है तो लगता है मैंने दानिस्ता लम्हाती तवक्कुफ किया, फिर सनसनाते हुए लहजे में इजाफा कर दिया, लगता है आपको किसी गरीब की खुशी से जलन होती है। इसका क्या मतलब हुआ? वो मानदाना नज़र से मुझे घूरते हुए बोला, चाहे सवालात की ज़बान ही में सही, मैंने आपके एनी शाहिद को 400 मुरब्बा गज के एक आलीशान बंगले का
मालिक बना दिया था, मगर आपसे इस घरेलू मुलाजिम की खुशी देखी नहीं गई और आपने सदा एहतजाज बुलंद कर डाली। खैर, मैंने वकील इस्तगासा को देखते हुए अंगारों पर औंधा लिटाकर आई विटनेस की जानिब रुख किया और दोस्ताना अंदाज में कहा, मुर्तज़ा साहब, आप बेफिक्र हो जाएं। मैं आपके दिमाग को उलझाने की नहीं बल्कि आपकी ज़बान को खुलवाने में दिलचस्पी रखता हूँ और मैंने मान लिया है कि मुतज़क्कर अबाला बंगला आपकी मिल्कियत नहीं बल्कि आप इकरामुल्लाह साहब के यहाँ मुलाजिम हैं। मैंने आपके सेठ साहब का नाम कहीं गलत तो नहीं ले दिया? नहीं सर, वो जल्दी से बोला, मेरे साहब का नाम इकरामुल्लाह ही है। वो बहुत ही नेक इंसान हैं। नेक इंसान ही बुरे लोगों को पहचानने में देर लगा देते हैं, मैंने मायना खेज अंदाज में कहा। जी? वो मुंह खोलकर मुझे तकने लगा। मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया वकील साहब। सब समझ जाओगे जब झूठी गवाही के जुर्म में तुम्हें इस अदालत से सीधे जेल जाओगे, मैंने जज्बात से आरी लहजे में कहा। आप तो खासी खतरनाक और डराने वाली बातें कर रहे हैं, उस सहमे हुए लहजे में बोला। मैं यक बयक आपसे तुम पर उतर आया और आई विटनेस की आंखों में झांकते हुए बेरहम लहजे में कहा, तुम्हारे करतूत ही ऐसे हैं, इसमें मेरा या अदालत का क्या कसूर? ये बताओ, तुम इकरामुल्लाह साहब के बंगले पर कब से काम कर रहे हो? इसी साल के 7वें महीने से, उसने जवाब दिया, यानी जुलाई से, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। और अब है नवंबर, मतलब ये कि तुम्हें वहाँ काम करते हुए लगभग 3 महीने हो गए हैं। तुम्हारी छुट्टी कब तक हो जाएगी? आखिरी सवाल मैंने इतनी बेसाख्तगी से किया था कि वो परेशान होकर बोला, जनाब, आप क्यों मेरी नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं? जो शख्स खुद अपना दुश्मन हो उसके पीछे किसी को पड़ने की ज़रूरत नहीं होती, मैंने तंजिया लहजे में कहा। तुम्हारा साबिका रिकॉर्ड कुछ इसी नौयत का है। तुम जो 8 माह या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल से ऊपर कहीं टिक नहीं पाते, नाज़माबाद वाले तौफीक चौधरी ने तुम्हें 7 माह बाद इसलिए नौकरी से निकाल दिया था कि तुम इनके घर से पैसे चोरी करते हुए 2 से ज़्यादा मरतबा पकड़े गए थे। तौफीक साहब को गलतफहमी हो गई थी, वो कमज़ोर सी आवाज़ में बोला। और नियाज़ हुसैन का क्या? मैंने उसे घूरा। कौन नियाज़ हुसैन? वो बड़ी चालाकी से बोला। 13D गुलशन इकबाल वाले नियाज़ हुसैन साहब, मैंने जारहाना अंदाज में कहा। क्या इन्हें भी गलतफहमी हो गई थी? उन्होंने महज 2 माह बाद ही तुम्हारी छुट्टी क्यों कर दी थी? मुझे सख्त एतराज़ है जनाब आली, वकील इस्तगासा अपने गवाह की मदद को लपका। इस वक्त अदालत में हारिस मर्डर केस की समाअत हो रही है और मेरे फाजिल दोस्त गवाह के माजी को खंगालने में मसरूफ़ हैं। इनकी ऐसी हरकत से अदालत का कीमती वक्त बर्बाद हो रहा है। यह आपका ख्याल खाम है, मैंने तुर्की व तुर्की कहा, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। और हकीकत क्या है? उसने इस्तेज़ाइया अंदाज में पूछा। अगर आपके पेट में मरोड़ उठ रहे हों और आप इस तकलीफ़ को रफ़े कराने किसी डॉक्टर के पास पहुँचे तो वो आपसे पहला सवाल यही करेगा कि आपने रात में खाया क्या था? मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, यानी वो हाल के मामले की तह तक रसाई हासिल करने के लिए माजी की खुदाई शुरू कर देगा। बात आई समझ में? फिर मैंने रूए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए कहा, जनाब अली, इस्तगासा का ऐनी शायद एक तवील दागदार माजी रखता है। उसके काले करतूतों की फहरिस्त अगरचे कई सफ़ात पर मुश्तमिल है, मगर मैं मोअज़्ज़ज़ अदालत के सामने इसके चुनिंदा कारनामे महज इसलिए खोल रहा हूँ ताकि इसकी गवाही की सेहत का तयन किया जा सके, और मेरी ये सही इस केस से लग्गा खाती है। मैं केस को उलझा नहीं रहा बल्कि इसे आसान और आम फहम बनाने के लिए कोशा हूँ।